नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कुछ खास विषयों को लेकर, जिन पर स्टूडियो में मौजूद मेहमान से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, चूंकि ये एक फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, ये फोन इन कार्यक्रम है। फोन लाइन के जरिए जुड़कर आप भी विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेलो किसान कार्यक्रम में हम आज का विषय आपको बता दें। हेलो किसान में आज हम बात करेंगे रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग और इसके अलावा मोटे अनाज की खेती के बारे में। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विस्तार से आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि ये कॉल करने में आपको किसी तरह का पैसा नहीं लगना है। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। बहरहाल आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके तोमर, महाप्रबंधक ट्रिपको नोएडा उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में डॉक्टर तोमर। नमस्कार। और इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर केसी गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, सस्य विज्ञान संभाग, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर से। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। राम राम साहब। जी नमस्कार। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग की जहां तक बात है तो इस बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर तोमर, आपके क्या विचार है। किसान जो है उनके लिए अच्छी उपज हासिल करने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना कितना अहम है, क्योंकि उर्वरकों की बात करें तो ये खेती की अहम आदानों में से, इनपुट्स में से एक है और इससे किसानों की लागत भी जुड़ी हुई है और फसल की पैदावार की गुणवत्ता भी जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जी बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो जी, उसके दो ही तरीके हैं। एक तो यह है हम बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त अपना जो है उत्पादन पैदा करें। दूसरी बात यह है कि हम हमारी जो लागत है, बहुत लागत, किसान की लागत बढ़ रही है इस समय, बहुत लागत बढ़ी हुई है जी, जी। उसको उसको कम करें। और उसमें सबसे महंगा हमारा जो फर्टिलाइजर का ही खर्चा किसान का है। और आज तो बहुत महंगा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना काफ़ी महंगा, भारत सरकार पे बहुत सब्सिडी का लोड पड़ रहा है और किसान को क्योंकि सस्ते मूल्य पर दिया जा रहा है, सब्सिडी का लोड गवर्नमेंट पे है। तो हम जो किसानों को यही कहेंगे कि आप जो संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। जी। कई जगह किसान बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आज उन सब पे बात करेंगे। ये आपका बहुत अच्छा, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये एक अच्छा विषय है जी। और इस विषय पे बहुत चर्चा की जरूरत भी है, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रही है, हर चीज महंगी हो रही है और उर्वरकों का विशेष उसमें यह है। जी तो विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सही तरीके से उर्वरकों का प्रयोग किसान कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत भी कम आए और फसल उत्पादन भी अच्छी हो। और इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत में अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान रबी की फसलों की बुआई की जाती है। इसकी वजह है तापमान कम होना। रबी फसलों में मुख्य रूप से आलू, मसूर, गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर और सरसों जैसी फसलें शामिल हैं। इनके अलावा कई तरह की सब्जियां भी इस मौसम में उगाई जाती हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए रबी फसलों में 6 से 8 टन कार्बनिक खाद और उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जहां सिंचाई के उचित साधन उपलब्ध हैं, वहां फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय डालनी चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में थोड़ी थोड़ी करके डालनी चाहिए। देश में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उर्वरक 3 तरह के हैं। इनमें डीएपी, एनपीके और यूरिया शामिल है। डीएपी एक रासायनिक और अमोनिया आधारित खाद है। इसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस की मात्रा होती है। 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। इसका इस्तेमाल जड़ आधारित और फूल आधारित पौधों के लिए किया जाता है, जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद।
एनपीके खाद में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम होता है। इस खाद का उपयोग फूल आने की अवस्था में करना उपयुक्त होता है। यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन आधारित होती है। यूरिया सभी तरह की फसल और पौधों के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पत्तियों को झुलसा भी सकता है। आवश्यकता के मुताबिक ही उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। जहां तो खेती में सही तरीके से उर्वरकों के प्रयोग पर ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं और अब मोटे अनाज की खेती के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि 2023 में हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने जा रहे हैं। भारत इसकी अगुवाई करने जा रहा है, तो ऐसी क्या खास बात है इन मिलेट्स में यानी कि मोटे अनाज में कि इसे इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? प्रश्न है आपका। जिस तरह मेरा ये मानना है कि जिस तरह भारत के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, उसी प्रकार भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाने का निर्णय लिया है। जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। जी। तो जिम्मेदारी इस तरह से कि अब हमें जिस तरह योग में हमने लीड ली, उसी तरह हमें ये लीड लेना पड़ेगा कि पहले जो हमारे भोजन में जो मोटे अनाजों का हिस्सा था वो लगभग 40% था। आज वो बदलती परिस्थितियों में आज वो लगभग नगण्य की ओर आ रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसान मोटे अनाजों की खेती हेतु प्रेरित हो, साथ ही साथ जो आमजन है, भारतीय आमजन है, वो मोटे अनाजों के प्रति उनसे होने वाले स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक बने। तभी किसान को भी अपनी मूल्य उपज का दाम उचित मूल्य मिलेगा, साथ ही साथ पूरे विश्व में एक हमारी जो पहचान है वो कायम रहे। बिल्कुल। और ऐसे में इन मोटे अनाजों की क्या अहमियत है और इसके अलावा इनकी खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी का स्थान आता है। छोटी मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी, सवा आदि की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज की उत्पादन पर निर्भर रहे हैं। मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। इसे मोटा अनाज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और मडुआ जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। मोटे अनाज की मांग को देखते हुए इसकी उपज को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मौजूदा समय में भारत में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख मोटे वाली फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है। ये कठोर एवं सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं जिनका वृद्धि काल गेहूं या चावल की फसल की तुलना में कम होता है। इसके अलावा मोटे अनाजों को गेहूं या चावल की फसल की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज दे सकते हैं और तुलनात्मक रूप से इनको कीटनाशकों की उतनी जरूरत नहीं होती है। मोटे अनाज की फसल बारिश पर निर्भर होती है और खरीफ के मौसम में इनकी खेती की जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट यानी मोटे अनाज उत्पादक देश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना आदि प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य है, जबकि असम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। मोटा अनाज मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने में सहायक है। इसकी वजह ये है कि ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, जानना चाहेंगे आपसे कि मोटे अनाज के बारे में आप बता रहे थे, इसके बारे में और भी विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से, तो आइए उनका रुख करते हैं पहले। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो
हेलो, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर गुप्ता, आपका रुख करना चाहूंगी, मोटे अनाज की जो अहमियत है हमारे पोषण के लिहाज से, इसके बारे में जानना चाहेंगे, बताएं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बहुत ही हम इस वक्त अच्छी स्थिति में है, लेकिन पोषण सुरक्षा जो है इसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में जो ये मिलेट्स है या कदन्न है, ये किस तरह की भूमिका इसमें निभा सकते हैं? देखिए, जो जितने भी मोटे अनाज हैं वो सभी मोटे अनाज में जो पोषक लवण होते हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में, पोषक लवणों से मेरा तात्पर्य जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब जैसे मैं एक बात करूं आपसे, बाजरा में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, जो लगभग 40 से 80 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम दानों के बराबर होता है। अब इसी तरह रागी में दूध से 3 गुना तक कैल्शियम पाया जाता है। यदि मेरा ये मानना है, यदि इन दो फसलें या दूसरे जो मोटे अनाज वाली फसलें, हमारे बच्चे हैं या हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, इनके भोजन में यदि इनको शामिल किया जाए तो जो रक्त अल्पात्मा की बीमारी है या ये कहें हम कुपोषण की समस्या है, उससे हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इसी तरह जो मोटे अनाज हैं हमारे, ये सभी ग्लूटेन फ्री होते हैं। आजकल सीलियक नामक एक बीमारी चल रही है जिसमें मतलब ग्लूटेन एलर्जी होती है बच्चों को या बड़ों को, तो उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है। इसी प्रकार मैं ये कहूंगा कि मोटे अनाज जो भी हैं हमारे, वो चूंकि उनमें फाइबर या रेशे बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये पाचन क्रिया में मदद कर हमारी जो कब्ज जैसी भी गंभीर बीमारी है इससे निजात दिला सकते हैं। और अभी तक लगभग भारत में 16 मिलियन टन मोटे अनाज यानी मिलेट्स का पैदावार होती है। तो इनको यदि हम थोड़े से प्रयास करें तो यदि इसका हम बढ़ावा दें, उत्पादन में बढ़ोतरी हो, तो हमारा ये कह सकते हैं कि हम देश में जो हमारी पोषण की नीति है उसको काफी अच्छा संबल मिले। बिल्कुल, तो इसके लिए किसानों को जागरूक करने की जरूरत है और इस तरह के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि किसान मोटे अनाजों की खेती की ओर प्रेरित हों। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं गेहूं बोए थे एक खेत में जी। क्या बोया था आपने खेत में? गेहूं, ठीक है। वो जो है पानी में तो बैठ गए, खेत जी बैठ गया, वो खराब हो गए। अच्छा, तो फिर मैंने उसकी मिट्टी चेक कराई, उसका जो पीएच मान है वो 10.5 आया जी। तो अब क्या करें, गेहूं हो सके दोबारा बोए, उसमें क्या करें? बिल्कुल, तो डॉक्टर तोमर बताइए क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, आपका जो पीएच मान 10.5 आ रहा है, तो उसमें मेरा आपको ये सलाह है कि ऐसे खेतों में आप गेहूं ना बोएं, क्योंकि 10.5 पीएच मान का मान है कि बहुत ज्यादा उसमें एल्कलाइन मतलब जो क्षारीयता बहुत ज्यादा है। तो पहले क्षारीयता के सुधार के लिए आपने जब जांच कराई है उसके साथ सिफारिश की गई होगी जिप्सम की मात्रा की, तो उसके अनुसार आप खेत में जिप्सम डालें, तब ही उसका सुधार करें और ऐसी फसलें ही केवल बोने के काम मिले। 10.5 में तो आपको सबसे पहले जो ठीक है डॉक्टर गुप्ता, दोबारा आपका रुख करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर तोमर, क्या आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं जो डॉक्टर गुप्ता जी कह रहे हो ठीक बात है। पहले तो अपनी जमीन को सुधारें, और क्योंकि जमीन में पीएच बहुत ज्यादा है तो इस पीएच पे तो प्रॉब्लम आएगी। जी। और जहां तक मैं जिस बात को करना चाह रहा था वो इस किसान ने, हमारे साथी ने कह दी। आज के समय में हमारी जमीन की स्थिति बहुत खराब है जी, और उसका अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, अंधाधुंध आपका केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का, और जो जमीन में सारी चीजें होनी चाहिए जो हमारी इसकी दशा को सुधारती है, जिसमें अच्छी उपज होती है, जिसमें पीएच भी मेंटेन होता है, जो आप पीएच की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारा किसान बिल्कुल भूल गया। ना वो गोबर की खाद डाला, ना हरी खाद डाला, ना जैविक खाद डाला, ना जैव उर्वरक डाला,
एक बस केमिकल फर्टिलाइजर जो है अंधाधुंध डालना उसको भी, अगर उसको भी कम मात्रा में डालना तो इस तरह जमीन की दशा खराब नहीं होगी। बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इन बातों का जरूर आप ध्यान रखेंगे और अपनी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इसे बढ़ाने के लिए जो उचित प्रयास है वो आप जरूर करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग और मोटे अनाज की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। संजीत शर्मा जी इस वक्त बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार मैम जी, मैं पूछना चाहता हूँ, गेहूँ 29-67 लगाई है हमने मैम। ठीक है। हाँ जी, तो मैम उसको हम 20 दिन में पानी लगाते हैं। हाँ जी, तो मैम हम उसकी पैदावार नहीं हो पा रही है सही से। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा ना खेत मेरे की मिट्टी चेक करानी है मैम। मेरे को इसका पता नहीं लग रहा है कहाँ चेक कराएं, क्या करें। अपना ये गए थे अपना। जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर तोमर बताएं क्या सुझाव देंगे आप, इन्हें क्या करना चाहिए? इस किसान भाई संजीत शर्मा जी जो है इन्होंने अच्छी वैरायटी लगाई है। SD 2967 बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है, बहुत अच्छी उपज है इसकी और इस समय बहुत पॉपुलर है। ठीक है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में मैं मानता हूं कि ये अधिक संख्या में बोई जाती है। एक तो आपको बुआई से पहले अपने खेत की मिट्टी जांच करानी चाहिए, जिसको मैं अभी बात कर रहा था। आपकी उम्र का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी उम्र के हिसाब से बताता हूं। जब हम बचपन में थे तो हमारी मेड़, बारिश के समय मेड़ पे इतना केंचुआ और गिजाई होता था, वो हमारी जमीन का पता लगता था कि जमीन अच्छी। आज कहाँ चला गया केंचुआ गिजाई? सब आपने केमिकल फर्टिलाइजर और उससे डाल दिया। आप गोबर की खाद नहीं डालेंगे जब तक, आप उसमें हरी खाद नहीं डालेंगे, आप जैविक खाद नहीं डालेंगे, कंपोस्ट खाद नहीं डालेंगे, तो आपकी जमीन कैसे ठीक होगी? और दूसरी चीज, उपज का कारण एक नहीं है। मैं जिस पे अभी बात कर रहा था कि हमारी उपज अच्छी कैसे हो, एक कारण से नहीं होता कि आपने उर्वरक डाला है, बीज खराब था, बीज अच्छा था। जैसे आपने बीज की बुआई की तो आपकी उसमें नमी क्या थी? अगर नमी ठीक थी तो आपका जर्मिनेशन, अंकुरण अच्छा होगा। उसके बाद आपने बीज की मात्रा कितनी डाली, आपने जुताई कैसी की, ये एक चीजें नहीं है, सारी चीज है। उसके बाद आपने सिंचाई की 20 दिन बाद, 25-30 दिन बाद होती है, उसके बाद हर 20-25 दिन बाद होती है। और अगेती वैरायटी में ज्यादा सिंचाई होती है क्योंकि उसका जीवन लंबा होता है। पछेती में सिंचाई कम होती है। अगेती में उर्वरकों का भी प्रयोग ज्यादा होता है, पछेती में उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। अगेती पछेती का मतलब यह है जिस फसल का लंबा जीवन है वो अगेती है, जिसका छोटा जीवन है वो पछेती है। अब आपकी इसमें क्या कमी रही है आप अगर बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। उपज क्यों नहीं आ रही है? तो सबसे उपज की वैरायटी है। जी जी बिल्कुल। तो कई बातों का जिक्र आपने किया कि इन छोटी छोटी बातों का जिक्र करना, इनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। अभी तो इन्होंने बुआई की होगी, पिछले साल इनकी उपज कम हुई होगी। ठीक है। इस साल तो अभी आपने बुआई की होगी, आपका मेरे हिसाब से अगर अभी आपने की होगी बहुत छोटी छोटी आपकी वो होगी फसल जो है,
तो अभी तो नहीं आपको यील्ड के बारे उपज के बारे में कह सकते, अगर पिछले साल कम थी उसके बहुत कारण हो सकते हैं जी। जैसे संजीत जी का एक अगला सवाल ये भी था कि वो मिट्टी परीक्षण करना चाहते हैं, तो क्या सुझाव देंगे कि मिट्टी का जो परीक्षण है वो कहाँ से करवा सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताऊंगा। जी जी। पहली बात तो मैं बताता हूँ, क्रबको की बहुत बड़ी एक जो है आधुनिक लैब है, सोइल टेस्टिंग लैब नोएडा में। जी जी। और हम इसमें मुफ्त में कराते हैं। बरेली में हमारा फील्ड अफसर भी है, सूरज शुक्ला है, मिस्टर सूरज शुक्ला। वो आपके खेत से जाएगा, मिट्टी लेगा और मिट्टी हमारे लैब भेजेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट आपके घर पे देगा, आपका उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो लेकिन मिट्टी की जांच कब होती है? जब आपका खेत खाली हो। ठीक। एक दूसरी मिट्टी की जांच में सावधानी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी, चलो आपने बहुत अच्छी बात रखी है मैडम, बताऊं। मिट्टी की जांच के लिए आप खेत का जो है उसका ढाल देख लीजिएगा। अगर खेत में ढाल है तो उसके हिसाब से उसके हिस्से बनाइए। अगर ऊंचा है तो ऊंचे का अलग हिस्सा बनाइए, नीचा है नीचे का, क्योंकि इसमें जमीन में उर्वरता प्रभावित करती है। दूसरी बात, आप अपने खेत का पेड़ के नीचे का कभी भी मिट्टी का नमूना नहीं लेंगे, नाली के पास से भी नहीं लेंगे, कभी वहां आपका खाद का ढेर था कंपोस्ट का, उसके पास से भी नहीं लेंगे। उसके बाद अपने खेत के चारों तरफ से, बीच से, इधर उधर से जिग-जैग टाइप में ऐसे आप जो है वो ले लीजिएगा। और उसका लेने का भी तरीका बहुत किसानों को नहीं पता, क्योंकि ये मैं बताऊंगा इसके बारे में। आप अपनी जमीन जो जब खेत खाली हो तब उसके ऊपर की परत आप एक उतार लीजिएगा, जिससे उसमें घास भी और वो सख्त हो सके। उसके बाद जितनी भी फसलें हैं गन्ने को छोड़ के, उसमें 15 सेंटीमीटर का आप एक गहराई से फावड़े से उसमें मारिए। 15 सेंटीमीटर जब आपका फावड़ा चले जाए, मिट्टी निकाल लीजिएगा वहां से, वो फेंक दीजिए एक तरफ। गन्ने में 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर के बाद आप खुरपे से उसकी एक लेयर, जैसे बर्फी की लेयर होती है, बर्फी बनती है, इस तरह आप लेयर निकाल लेंगे। और ये 8-10 जगह से आप ऐसे लेयर लेंगे उसकी, और वो आपकी मिट्टी लगभग 2.5-3 किलो हो जाएगी सारी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसके 4 हिस्से करेंगे। आमने सामने वाला हिस्सा आप फेंक देंगे, जो फिर आमने सामने के 2 हिस्से बचे उसको आप फिर मिलाएंगे, फिर उसको 2 फेंक देंगे। ये प्रक्रिया आपकी तब तक चलेगी जब तक आपकी मिट्टी 250 ग्राम ना रहे। अब 250 ग्राम मिट्टी अगर होगी, इसमें भी किसान बहुत बढ़िया कई बार बड़ी गलती करता है। सभी किसान नहीं करते, जिसको नहीं पता। तो इसमें क्या करना है, आपकी जो मिट्टी है 250 ग्राम, उसको किसी पॉली पैक पे आप रख दीजिएगा। उसमें बहुत मॉइस्चर, नमी ज्यादा ना हो। उसको आप किसी धागे से बांध दीजिएगा, या जिप वाली आती है उसको रख लीजिएगा। उसके बाद एक आप पर्ची बनाइएगा अपनी, किसान का नाम, बाप का नाम, गांव, जिला, आपका मोबाइल नंबर, एक खेत की पहचान आपकी। जी। हर आदमी की अपनी खेत की पहचान होती है। नीम वाला है, ये कूड़े वाला है, घेर वाला है, शीशम वाला है, आम वाला है, सब इस तरह होती है। वो पर्ची जो है आप मिट्टी में नहीं डालेंगे। वो मिट्टी की थैली जो बंधी हुई है वो और पर्ची एक दूसरी थैली में डालेंगे आप। अच्छा। कई बार किसान क्या गलती करता है, वो पर्ची भी मिट्टी में डाल देता है। जब हमारे लैब में आती है वो, तो वो गल जाती है, हमें यही नहीं पता है किसका सैंपल है। तो आप उसको बिल्कुल अलग रखिए, जिससे हम उसको सही तरीके से उसकी जांच कर लें। आपकी जांच की रिपोर्ट जो होगी उसके आधार पे आप उसमें उर्वरकों का प्रयोग करें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे, बल्कि मैं देखता हूं, मैं मेरठ का ही रहने वाला हूं, बहुत गलत तरीके से उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, उसका संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। तो संजीत जी को बहुत ही विस्तार से आपने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि जरूर संतुष्ट हुए होंगे संजीत जी, और उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जो सुझाव मिले हैं उन पर संजीत जी आप अमल भी जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाजों की अहमियत पर हम बात कर रहे थे, पोषण के लिहाज से भी आपने बताया कि ये किस तरह से लाभदायी है। अब पर्यावरण के लिहाज से आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी जो खेती है वो किस तरह से लाभकारी है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तमाम ये बातें कही जा रही है कि इसका कार्बन फुटप्रिंट कम है, कार्बन उत्सर्जन में इसकी भूमिका कम है। तो मैं चाहूंगी कि आप पर्यावरण के लिहाज से भी हमें समझाएं कि इसकी खेती किस तरह से लाभदायक है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। एक्चुअली जो मोटे अनाज है उनकी खेती में कम आदानों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब उनमें कम मात्रा में आपके उर्वरकों की आवश्यकता है, कम पानी की आवश्यकता है। तो इन सब चीजों से निश्चय ही जब इनको कम आदानों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वायुमंडल में जो हमारे नाइट्रोजन का या हमारे दूसरे जो गैसेज हैं, उनके उत्सर्जन पर भी इनका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
तो यदि हम मोटे अनाजों की खेती करेंगे तो एक तो हमारा पर्यावरण का प्रदूषण कम होगा, दूसरे जो हमारे संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन, चाहे वो जल हो, चाहे हमारी वायु हो, हमारा भूमि हो, ये सभी का संरक्षण होगा। इसलिए मोटे अनाजों की खेती हेतु हमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को हमारे को संरक्षित कर सकें। बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि जो किसान सुन रहे हैं आपको, वो जरूर इन बातों से प्रेरित होंगे और मोटे अनाज की खेती को अपनाएंगे, जिन्होंने अभी तक अपनाया नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजेंद्र कुमार जी इस वक्त देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। सर, हम चिप्सोनाथ्री आलू की खेती करते हैं। ठीक है। इसके लिए ये वेफर का लिए आलू की वैरायटी है, तो इसमें खाद की जो डोज है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एक तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। साथ ही हमारी खेती मिनी स्प्रिंकलर से होती है, तो हम ये नैनो यूरिया या NPK कंसल्ट या ये मिनी स्प्रिंकलर में दे सकते हैं क्या? जी, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर तोमर। आपका सवाल है कि आलू में हम कितना खाद डालें। जी, सबसे पहले सवाल वही आता है कि आप मृदा परीक्षण कराएं, उसका जो भी रिजल्ट हो उसके आधार पर आप डालें। लेकिन फिर भी आलू के लिए एक मैं आपको बताऊं, आलू और गन्ना दो ऐसी फसलें हैं कि जिनको नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में चाहिए, फास्फोरस भी भरपूर मात्रा और पोटाश तो बहुत ज्यादा चाहिए। दो फसलें ऐसी हैं हमारी, ये आलू और गन्ना। तो आलू में तो गन्ने से भी ज्यादा चाहिए। इसमें आप नाइट्रोजन, आपकी जमीन कैसी है, अगर बहुत ज्यादा रेतीली है तो आपको 180 किलो डालना पड़ेगा नाइट्रोजन। उसको आप जो है 2.2 से आप गुना कर लीजिएगा यूरिया में, और उसको यूरिया को आप एक बार नहीं डालेंगे, बुआई पर आप डालेंगे चौथाई। उसके बाद 3 हिस्से आप खड़ी फसल में डालेंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा सवाल आपका है, यूरिया जो है कभी भी सुबह और दोपहर में नहीं डालना चाहिए। जी, हमारे किसान बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत कीमती खाद है, उसको सुबह दोपहर डाल जाते हैं। सुबह और दोपहर का डाला हो जाए, किसी काम का नहीं है खेत के लिए। ये धूप में पेट्रोल की तरह उड़ जाता है, वोलेटाइजेशन की क्रिया इसमें एक होती है। इसको आप शाम को डालिए, और जब आपके खेत में सिंचाई हो और पैर चिपचिपा रहे हो, थोड़ा चिपक रहे हो, तो आप उसके टाइम में शाम को डालिए। इसमें 2 लाभ आपको होंगे। एक तो आपके खेत में नमी है, एक रात को हल्की ओस पड़ती है, चाहे गर्मी हो सर्दी, 12 महीने ओस पड़ती है, तो रात में ही आपका यूरिया घुल जाएगा और रात में आपके पौधे की पहुंच से चला जाएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। जी, बिल्कुल। इसके अलावा नहीं मैडम, इसके अलावा आपका जो फास्फोरस पोटास है, उसमें भी किसान गलती करते हैं। ये फास्फोरस पोटास के जितने भी खाद हैं, चाहे वो DAP हो, चाहे NPK हो, SSP हो, चाहे MOP हो, ये सब बुआई के समय डलते हैं। और बुआई के समय भी बीज के नीचे होने चाहिए। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से डालें आप, या वेरने से डालें, या कैसे भी डालें, लेकिन ये बीज के नीचे होने चाहिए। ये चलायमान नहीं है, यूरिया तो चलायमान है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। और ये जमीन में अगर आपने गलत जगह डाल दिया, फिक्स हो जाता है और किसान का नुकसान होता है, पौधे को नहीं मिलता। तो इसको जड़, जहां आपकी जड़ पहुंचेगी, ठीक, आप ये खाद फास्फोरस पोटास वाले जितने भी खाद हैं, ये आप जब उसके नीचे डाले, बीज के नीचे, बीज कोई भी आपको। जी, डॉक्टर तोमर, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरह से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं आलू की खेती के दौरान। राजेंद्र जी, उम्मीद है आपको जरूर फायदा होगा इससे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश माहेश्वरी जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। दिनेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, नमस्कार। जी, नमस्कार, बताएं। जैसे मैडम, ये मोटा अनाज की खेती में हम मक्का के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं कि जैसे एक तो मैडम जो शादी ये सीधी रहती है, इससे बोते हैं, और जो रेज बेड से जैसे बोते हैं मैडम, ठीक है, तो जी, तो खाद का, और इन्होंने सर ने बोला तो उर्वरक कौन कौन से देने हैं, और जैसे कि एकड़ के हिसाब से कितने क्या देने मात्रा में। जी जी, ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, बताएं क्या आप सुझाव देंगे मक्का की खेती के लिए? देखिए, मक्का की खेती में ये क्या जानना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर, उर्वरक के प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में मक्का के लिए। तो मक्का वैसे तो अभी जिन्होंने यदि रबी मक्का बो रखी है, तो उनके लिए सामान्यतः हमने पहले तो उर्वरक तो डाली, मतलब खाद तो डाल ही दिए होंगे 8 से 10 टन FIM। अब मक्का में जो भी सिफारिश की गई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा है, उसमें से हमने फास्फोरस और पोटास तो बुवाई के समय सीड ड्रिल के द्वारा 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा डाल दिया।
अब जो हमारे पास नत्रजन की जो 150 से 180 किलो नत्रजन है, यदि हमने मिट्टी की जांच नहीं कराई तो सामान्यतः हमें 150 से 180 किलो नत्रजन डालना है। उसमें से लगभग 20% तो आपको बुवाई के समय डालना था, वो उन्होंने डाल दिया होगा। अब जब 4 पत्ती अवस्था हो, यानी लगभग 1 महीने की फसल हो, तब 1/3 जो बची हुई नत्रजन है उसमें से 1/4 या 1/3 नत्रजन आपको 4 पत्ती अवस्था पे डालनी है। फिर 1/4 नाइट्रोजन आपको 8 पत्ती अवस्था पे डालना है, और शेष जो नत्रजन है वो जब नर माजरे आए उस समय डालें। और यदि सुविधा हो तो लगभग जो मैंने आपको सिफारिश की गई नत्रजन है उसका 5% यदि दाना बनते समय भी दें तो मक्का की भरपूर उपज प्राप्त होगी। बिल्कुल जी दिनेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय है रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग और मोटे अनाज की खेती। इन विषयों के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। दशरथ मीणा जी गुणा मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ है। दशरथ मीणा जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सर, गेहूं की खेती में कितना खाद डालना चाहिए? ये पुरानी पद्धति से जो खेती हो रही है उसमें हमें काफी दिन हो गए करते करते एवरेज नहीं मिलता। मैं अभी, अगर आप सुन रहे थे मेरा, मैं वही बता रहा था कि आप सिर्फ उर्वरक पर ना निर्भर रहें। आप गोबर की खाद, और गोबर में भी सड़ी हुई खाद, अगर आपने गोबर की कच्ची खाद डाल दी तो आपके खेत में दीमक और आ जाएगी। दीमक का हलवा और रसगुल्ला है, और फिर आप दीमक मारने के लिए दुनिया भर का खर्च करेंगे और आपकी जमीन और खराब होगी। आप जितना भी कंपोस्ट खाद डालें, गोबर की खाद डालें, बिल्कुल सड़ी हुई, सड़ी की पहचान नहीं होती है, उसका रंग बदल जाता है, पीले से काली। जितना भी कंपोस्ट है वो भी काला रंग हो जाता है। आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करें तो आप जब तक ये फर्टिलाइजर का ही करते रहेंगे, एक तो उपज नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज, एक ट्रेडिशनल बात है कि भाई 120 60 हम डालते हैं गेहूं में, आज से नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं जी। लेकिन आप इसका अगर मृदा परीक्षण कराएंगे तो आपको अपनी जमीन की स्थिति का पता लगेगा। मेरी जमीन में कितने पोषक तत्व हैं, मुझे कितना उसके में यूरिया, डीएपी, एनपीके देना चाहिए, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर देने चाहिए। वैसे अगर आप गोबर की खाद, कंपोस्ट या जैविक खाद डालेंगे, जैव बायो फर्टिलाइजर,
तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है, सब उसमें इतना मिल जाता है। मेजर जो जैसे आपका एनपीके है उसके लिए तो आपको फर्टिलाइजर पे ही निर्भर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं एक सलाह दूंगा, आपका खर्चा बच जाएगा। आपको बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर जिस तरह यूरिया बनता है ऐसे ही आपके खेत में जो नाइट्रोजन वाला जो हमारा एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर है वो आपके खेत में जैसे फैक्ट्री में यूरिया बनता है इसे आपके खेत में जड़ों में बनाता है जी। इसी तरह फास्फोरस पोटास जो आपकी जमीन में फिक्स हो गया, आपका लगभग 60-65% फिक्स हो जाता है किसान को पता ही नहीं इस बात का। तो अगर ये आप बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, अब ये एनपीके में भी आ रहा है और अलग अलग नाइट्रोजन का भी आ रहा, फास्फोरस का, पोटास का भी आ रहा, जिंक का भी आ रहा। हमारे पास 10 तरह के बायो फर्टिलाइजर हैं। आप उसका प्रयोग करें, जो आपकी जमीन में पड़ा है वो आपका खाद ही कम डलेगा। आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करिए, बहुत कम खाद डलेगा, आपके पैसे की बचत होगी। और बाकी तो क्योंकि मृदा परीक्षण के आधार पर आप खाद डालेंगे तो निश्चित रूप से आप सही मात्रा में डालेंगे। एक चीज की मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि इसमें फर्टिलाइजर में होड़ ना लगाएं। यहाँ समस्या क्या है कि ना किसी वैज्ञानिक की सुनते, ना कुछ होड़ होती है। पड़ोसी ने 1 बोरा डाला, मैं 2 बोरे डालूंगा, इससे कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, किसान फास्फोरस पोटास के खाद को खड़ी फसल में डाल रहा, जो उसको कुछ भी नहीं मिलता, पूरा का पूरा उसका नुकसान है। बिल्कुल। तो दशरथ जी, उम्मीद है कि जो सुझाव यहाँ पर मिले हैं उस पर जरूर अमल करेंगे और तमाम किसान साथी भी जो इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत ही व्यवहारिक बातें यहाँ पर बताई है डॉक्टर तोमर ने। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि लगातार जो अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। ऐसे में जैविक खेती पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से जैविक खेती को अपना सकते हैं किसान, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। शिव कुमार जी। जी शिव कुमार जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक मोरना। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर, हमने 15 अक्टूबर को सरसों की बुआई की थी जी। तो उस वक्त सरसों कमजोर है और चन्नी पाली पेड़ उसका कमजोर है, उसमें क्या डालना चाहिए, ऐसा हम सर से मालूम करना चाहते हैं। जी आवाज समझ में नहीं आई आपकी। सरसों की बिजाई की थी आपने, है ना? हाँ। शिव जी ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, सरसों के खेत के लिए उर्वरक प्रबंधन के बारे में बताएं डॉक्टर तोमर। सरसों में भी आपको जो है 100 किलो नाइट्रोजन, अगर जमीन में कम है नाइट्रोजन आपका तो 120 तक कर सकते हैं जी। और बहुत अच्छा सवाल आ गया, मैं इसके मेरे दिमाग में था, इसमें फास्फोरस आपको जो 50 किलो डाल सकते हैं और पोटास भी इसमें 50 किलो। लेकिन जितनी भी दलहनी फसलें हैं जी, उनमें आप सल्फर जरूर डालिए, क्योंकि सल्फर जो होता है तेल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। जितनी भी दलहनी फसलें, सरसों नहीं, जितनी भी हैं सब में आप सल्फर जरूर डालिए। तो वो एसएसपी के रूप, हाँ वो आप एसएसपी के रूप में भी डाल सकते हैं। एसएसपी नहीं मिलता तो आप जो है जिप्सम भी डाल सकते हैं जी। लेकिन आपने खेत में आप जो है सल्फर जरूर रखिए। जिंक सल्फेट आप डालते हैं उसमें तो मिल ही जाता है आपको, जिंक भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है। अगर 33% वाला आप डालते हैं 11% आपको उसमें मिल जाती है। तो सरसों की जितनी भी तेल वाली फसलें हैं उनमें आपको सल्फर जरूर डालना चाहिए। जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें आपको फास्फोरस ज्यादा डालना चाहिए। जितनी भी धान्य फसलें हैं उसमें आपको नाइट्रोजन ज्यादा डालना चाहिए। आलू और गन्ने में आपको सारी चीज के साथ साथ पोटाश ज्यादा डालना चाहिए। तो क्योंकि हर फसल की अलग अलग मांग है। और मैं इनका जो किवाड़ा गांव बताया आपने अपना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सरसों की खेती शुरू की। सरसों हमको ये जो परंपरागत खेती है गेहूं गन्ना में, ये मेरठ मुजफ्फरनगर जो क्षेत्र है हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट, इसमें गन्ने के अलावा आप दूसरी तरह आइए, आप सूरजमुखी वो ये बहुत अच्छी आमदनी है। और भारत सरकार भी तेल को बढ़ावा दे रही, क्योंकि हमारे देश में तेल की उत्पादन कम है और हमको इसको आयात करना पड़ता है। बिल्कुल। और आपको बताएं मिनी कट भी फ्री दे रही है भारत सरकार, इसके ऑयल वाले ऑयल सीड जितने भी हैं उनके। ठीक, बिल्कुल। तो इसलिए आप तिलहनी फसलों को इन इलाकों में अपना सकते हैं। और शिव कुमार जी, अच्छी बात है कि आपने अपनाया है, तो इसके लिए उचित पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे तो अच्छी उपज आपको मिल सकती है। तो जिस तरह से तिलहनी फसलों का आपने जिक्र किया डॉक्टर तोमर, वैसे ही हम जो मुख्य दलहनी फसल है चना रबी की खासतौर पर, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जिन किसानों के पास चने की फसल है उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करें?
क्योंकि चने की तो बुआई हो चुकी जी जी, और चने में क्या है, नाइट्रोजन तो ज्यादा नहीं डाला, जितनी भी दलहनी फसलें हैं छोड़कर राजमा को, बाकी में आप जो है, क्योंकि इसमें राइजोबियम नोडुल्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत कम जरूरत होती है। इनमें फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है और थोड़ी जो है पोटाश की भी जरूरत होती है। तो आपने जो चीज इसमें जो मेन इसका पोषक तत्व है, जो फर्टिलाइजर, वो तो आप डाल चुके हैं जी, तो अब इसमें कोई ज्यादा जरूरत डालने की नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मोटा अनाज होता है खेत की सेहत के लिए और मनुष्य की सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, तो इसको जो है भंडारण करने के लिए या व्यापार करने के लिए अगर समूह में किया जाए इसको तो मैं बता सकता हूँ, लोग संगठन बना करके किया जाए तो कितना फायदा हो सकता है। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर गुप्ता बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, बड़ा जो हमारे किसान जुड़े हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि अगर इसको समूह में खेती किया जाए या संगठन में। सरकार की भी अब ये सोच है कि किसान का तभी भला हो सकता है जब वो एक सामूहिक रूप से खेती करे या समूह बना के खेती करे, तो जितनी भी परेशानियां हैं खेती में आने वाली या उसके व्यापार के मतलब उसके मार्केटिंग के दौरान आने वाली, इन समस्याओं का निदान तभी किसान तक तभी संभव है जब वो एक समूह के रूप में काम करें। निश्चय ही खेती का भविष्य बहुत अच्छा होगा यदि हम एक समूह के रूप में काम करेंगे, तो हमारी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और किसान एक दूसरे के लिए ही कार्य करेगा। तो किसान एक दूसरे का जब कार्य करेगा तो निश्चय ही उसकी जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार होगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर गुप्ता बताएं हमें, ये जो मोटे अनाज है इनकी खेती के दौरान किन किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना जरूरी होता है? जैसे कि आपने बताया कि ये कठोर परिस्थितियों में भी आसानी से उग जाती है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा उत्पादन हम हासिल करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? जी बहुत बढ़िया। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी, चाहे ये मोटे अनाज हो या दूसरी किस्म दूसरी फसलें हैं, इन सब में विशेष बात यह है कि सबसे पहले हमें जो हमारे क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश की गई किस्में केवल वही काम में लेनी चाहिए। दूसरी बात, जब हमने किस्मों का चयन कर लिया तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजों का बीजोपचार अवश्य करें, क्योंकि बीजोपचार करने से भविष्य में जो फसल के दौरान लगने वाले कीट एवं रोग है उन पर नियंत्रण होगा, तो निश्चय ही हमारी फसल का उत्पादन बेहतर होगा। अभी जब चूंकि चर्चा चल रही है तो मैं ये कहना चाहूंगा, बीजोपचार के लिए एक क्रम है, हर फसल के लिए क्रम है कि सबसे पहले कवकनाशी से उपचारित करें, उसके बाद कीटनाशी से उपचारित करें और अंत में जो हमारे एजोटोबैक्टर एवं पीएसवी कल्चर है इससे उपचारित करें। जब ये कर लिया, कल्चर से या जो भी उपचारित करने के 2 घंटे के अंदर अंदर ही बिजाई कर देनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, किसान को हर फसल की एक वांछित पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्योंकि ये मोटे अनाज हैं, इनकी दूसरी फसलों की तुलना में कम मात्रा में इनको पोषक तत्व चाहिए, फिर भी अपनी बढ़वार अपनी उपज देने के लिए ये आवश्यक है कि इनको वांछित मात्रा में पोषक तत्व मिले। सामान्यतः जो हमारे मोटे अनाज है, बाजरा और मक्का को, मतलब बाजरा, मक्का और ज्वार को छोड़ दे, जो दूसरे लघु धान्य है, जैसे मैंने कहा सांवा है, कुटकी है, चीना है, रागी है, कांगनी है, इनके लिए सामान्यतः, हालांकि पहले हम मेरे पूर्व वक्ता ये कह चुके हैं कि मिट्टी परीक्षण जांच के आधार पर ही पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों के पास, हालांकि हो सकता है ये सब नहीं हो पाई हो, तो सामान्यतः 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस की बुवाई के समय, ठीक है, इसमें से आधी फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा, और जब बरसात का दिन हो बुवाई के 30 दिन बाद, तो जो बची कुची 20 किलो नाइट्रोजन है उसका छिड़काव करके दे देना चाहिए, तो इससे हमें भरपूर पैदा हो जाएगी। तो और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो है खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि इन फसलों की प्रारंभिक अवस्था थोड़ी धीमी गति से इनकी बढ़वार होती है शुरुआत में, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण भी अति आवश्यक है। इसके लिए लगभग 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें, और यदि आवश्यक हो तो 15 दिन बाद पुनः निराई गुड़ाई करें। और जहां यदि लेबर मजदूर उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई इसके लिए रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बुवाई के तुरंत बाद, जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इसमें बुवाई के तुरंत बाद
एट्राजीन एक रसायन आता है, खरपतवारनाशी है, उसका आधा किलोग्राम सक्रिय तत्व यानी 1 किलोग्राम कॉमर्शियल प्रोडक्ट उसका 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर समान रूप से खेत में छिड़काव कर दें। और यदि खड़ी फसल है तो ज्वार, बाजरा और मक्का की बात कर रहे हैं तो खड़ी फसल है तो टेम्पोट्रैन एक खरपतवारनाशी है, उसको बुवाई के 15 से 20 दिन बाद 90 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर को आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। ये खरपतवार की बात हो गई। इसी तरह इनकी सिंचाई प्रबंधन, सामान्यतः मैंने कहा था कि ये फसलें प्रतिकूल मौसम को आसानी से झेल सकती हैं, प्रतिकूल मौसम उपज दे सकती हैं, लेकिन यदि आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है, लंबे समय तक बरसात नहीं आई है तो बढ़वार के समय यानी 25 से 30 दिन बाद सिंचाई दे यदि उपलब्ध है, और फूल आते समय अवश्य सिंचाई दे। डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर आपको माफ कीजिएगा रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अनिल मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। अनिल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैम, मेरी गेहूं की जो फसल है वो हाइट कम है, उसकी हाइट भी बड़ी यूरिया डालने के बाद भी। ठीक है डॉक्टर तोमर, क्या वजह हो सकती है? कौन सी वैरायटी आपने ली है? अगर आपकी ड्वार्फ वैरायटी है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट तो उसी की बढ़ेगी जो लॉन्ग उसकी होगी, ड्वार्फ नहीं होगी। तो आपने वैरायटी कौन सी ली है? अनिल जी क्या बता सकते हैं कौन सी किस्म ली है आपने? चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, तो किस्म के आधार पर यह तय होता है कि अगर आपने छोटे कद वाली ही किस्म ली है तो जो ऊंचाई है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। तो आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि रबी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इससे पहले भी मेरा सवाल था कि जैविक खेती को अपनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल के कारण दुष्परिणाम जो है वो काफी सामने आने लगे हैं। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैविक खेती जो किसान करना चाहते हैं वो क्या करें? जैसे मैंने पहले कहा है कि रासायनिक उर्वरक बहुत महंगे हो चुके हैं और हमको काफ़ी पोटाश पे 100%, डीएपी भी लगभग 80% आयात करना पड़ता है जी। तो इसमें बहुत भारी सब्सिडी देश की जा रही है और हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार भी इससे कम होता है, प्रभावित होता है। साथ साथ बहुत अधिक
रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से हमारी जमीन खराब हो रही है। तो हमको तो इसमें एक संतुलन बनाना पड़ेगा जी। उसके लिए आपको पुराने जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते थे, परती छोड़ते थे और आपकी गोबर की खाद, कंपोस्ट और यहाँ तक भी हरी खाद को भी डालते थे। तो हमको अपनी जमीन भी ठीक करने के लिए हमको जैविक खेती पे आना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक की बातें करने लगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जी जी, वो तभी होगा ना जब आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे तो अगर क्योंकि हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी है, हम रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता रहेगी, उसको 100% समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी कुछ निर्भरता कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा तो आपको बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होगा जी। और उसके साथ साथ आपको जैसे अभी देखिए सिटी कंपोस्ट आ गया, भारत सरकार ने ही इसको प्रेरित दी, आज किसान इसको पकड़ रहा है जी, और इसको ढूंढ रहा है। ऐसे ही ऑर्गेनिक पोटास आ गया जी, ऑर्गेनिक पोटास की मिल नहीं रहा। बिल्कुल। तो कई तरह के जो जैविक खेती के लिए जो विकल्प है वो आपके सामने हैं और आवश्यकता अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह आप जरूर ले लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोटे अनाज है इनकी मांग बढ़ेगी तभी किसान इसकी खेती को भी अपनाएंगे, और मांग बढ़ने के लिए जरूरी है कि इसके कई तरह के जो उत्पाद है वो लोगों तक पहुंचे। ऐसे में इसके प्रसंस्करण में किस तरह की संभावनाएं हैं और किसानों को किस तरह से प्रसंस्करण से दोहरा फायदा है? बहुत सामयिक प्रश्न है ये। अभी हम तभी इसमें प्रगति कर सकते हैं। अभी हम वर्तमान में अभी हम 3 समस्याओं से, मोटे अनाजों में 3 समस्याओं से गुजर रहे हैं। पहली बात गुणवत्ता, दूसरी बात उनकी आपूर्ति श्रृंखला और तीसरी बात प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण एक ऐसा वो है जिसको अभी हमें एक्सप्लोर करना है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं बहुत सारे किसान या स्वयं सहायता समूह हैं जो प्रसंस्करण से जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को, किसानों को इससे जागरूक कर रहे हैं। अब प्रसंस्करण में हम ऐसे उत्पाद बनाएं, क्योंकि अभी जो हमारी पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी है, उनको वही उत्पाद चाहिए, जैसे चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे वो कुरकुरे हो, चाहे दूसरे अन्य उत्पाद हैं। अभी हम रागी पीनट इससे बना सकते हैं। हम रागी पीनट के बटर के अलावा हम इसे बना सकते हैं, कुरकुरे भी बना सकते हैं, हम उपमा भी बना सकते हैं, हम दूसरे अन्य उत्पाद बना सकते हैं। यदि हमारा ध्यान प्रसंस्करण की ओर बढ़ेगा तो निश्चय ही इनकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो किसान का भविष्य अपने आप सुधरेगा। बिल्कुल। डॉक्टर केसी गुप्ता, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और मोटे अनाज जैसे अहम विषय पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद सर। राम राम सर जी। और आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर डॉक्टर तोमर आपसे जानना चाहेंगे कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के लिए आप चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में। एक तो मैं किसानों से ये अनुरोध करूंगा, मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसानों को जब देखते हैं कि वो गलत तरीके से खाद डाल रहे हैं, कभी भी यूरिया को दिन में ना डालें, ना सुबह दोपहर शाम को डालें। फास्फेट और पोटास जो के यहाँ फास्फोरिक और पोटास के जो खाद हैं वो उनको बुआई के समय डालें, कभी भी खड़ी फसल पर ना डालें जी। इसके अलावा आप फसल चक्र भी अपनाएं, दलहनी फसलों का भी समावेश रखें, और साथ साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको किसान मान नहीं रहा, किसान इसमें जिद बरत रहा है, अपने खेत में अवशेष ना जलाएं। जी जी जी। खेत में अवशेष जलाने का मतलब है आपने अपनी जमीन की ताकत जला दी, जमीन आपकी हार्ड हो गई, उसके जो बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया जमीन के अंदर तो मिट्टी की जो उर्वरता है उसको कम मत कीजिए, बल्कि उसको बढ़ाने के लिए जो तमाम उपाय है उसे जरूर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। नमस्कार। तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी जो जानकारियां आज इस कार्यक्रम में मिली है, इसका जरूर आप अपने कृषि कार्यों के दौरान, खेती किसानी के दौरान इस्तेमाल करेंगे और आपको इसका लाभ जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है रबी फसलों में उचित जल प्रबंधन, और इसके अलावा रबी फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन। आपको बता दें कि लाइव कार्यक्रम के दौरान तो आप सवाल पूछ ही सकते हैं, इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन पर भी आप अपने जो मैसेज है वो छोड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं इनके जरिए जुड़कर। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।